हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के भागों की। तो भैया आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो जेवीवीएनएल और जेडीवीएनएल की जो वैकेंसीज है वो अपनी जो पास हो चुकी है। इसकी विज्ञप्ति जो है लॉकडाउन के जल्द ही बाद आने वाली है, तो कृपया तैयार रहें, इस समय का अच्छा उपयोग करें। जिस बंदे ने पिछली वीडियो जिसमें पार्ट्स और ईएमएफ समीकरण और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में नहीं पढ़ा, या सिंगल फेज मोटर के बारे में, या सिंक्रोनस मोटर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना चाहता है, तो भैया पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स की। किसके? ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स की। तो भैया एक बात बता दूं, जो पिछली अपनी वीडियो थी उसमें स्टेप अप या स्टेप डाउन पर जो है वो वीडियो खत्म हो गई थी। आज अपने जल्दी से स्टेप अप और स्टेप डाउन के 20 क्वेश्चन और 2 कार्य प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। ये स्टेप अप हो गया, ये स्टेप डाउन हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले बढ़ाता हूं क्या, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप बढ़ाता हूं। स्टेप अप बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात समझना कि मान लो मैंने ट्रांसफॉर्मर बढ़ा दिया ये, तो अभी ये स्टेप अप स्टेप डाउन है? नहीं। स्टेप अप स्टेप डाउन है? नहीं। यहां से दो चीजें तय हो सकती हैं। ये तय हो सकती हैं कि यहां टर्नों की संख्या कम है, जिनके टेंशन कम है, तो भैया ये एल टी है और ये इसकी एच टी है। यहां अगर देखो तो ये इसकी एच टी है और ये इसकी एल टी है। तो भैया ट्रांसफॉर्मर को देख के आप दो चीजें तय कर सकते हो कि एल टी एच टी कौन सी है, पर ट्रांसफॉर्मर को देख के दो चीजें और तय कर सकते हो। कैसे, ये बता दूंगा आपको। कि मान लो मैंने यहां लोड जोड़ दिया, यहां पर मैंने सप्लाई दे दी, यहां पर मैंने लोड जोड़ दिया, यहां पर मैंने सप्लाई। तो भैया यहां से आप दो चीजें और तय कर सकते हो कि अगर मैंने लोड जोड़ा है, आप सभी जानते हो कि हमेशा ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड जोड़ा जाता है, तो ये इसकी क्या होगी? सेकेंडरी। ये इसकी क्या होगी? प्राइमरी। ये इसकी क्या होगी? सेकेंडरी। ये क्या होगी? प्राइमरी। अब मैं ये भी तय कर सकता हूं स्टेप अप है स्टेप डाउन। देखिए टर्नों की संख्या ज्यादा है, यहां क्या है? कम। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम, स्टेप डाउन। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा, स्टेप अप। अगर मैं के ई वी इन चीजों की बात करता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को आप के से दर्शाते हो। सेकेंडरी में ज्यादा है तो भैया के का मान 1 से ज्यादा। पहला क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अब के में क्या क्या चीजें आती हैं? ई आता है, वी आता है, आई आता है। तो देखो E1 E2 V1 V2 I1 I2। भैया यहां पर एक बात आपको समझनी जरूरी है। अब देखो यहां पर टर्नों की संख्या ज्यादा, तो टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, तो भैया यहां पर अगर मैं N1 N2 की बात करूं, टर्नों की संख्या N2 में ज्यादा, तो E2 भी ज्यादा होगा, V2 भी ज्यादा होगा। भैया टर्न जब बढ़ रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगी में बढ़ेगी, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। पर जब वोल्टेज यहां बढ़ रही है ना, अगर वोल्टेज लाला यहां बढ़ेगी ना, तो करंट का मान कम होगा। इस बात को ध्यान रखना। उल्टा कभी मत कर देना कि सारा 1:1:1:1:2 का ही अनुपात सेम कर दो, यहां पर उल्टा हो जाएगा। यहां पर E2 में वोल्टेज बढ़ रही है, करंट घटेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपनी चीजें हैं यहां से आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर है? यहां पर उल्टा हो जाएगा, के का मान सेकेंडरी में क्या है? 1 से कम होगा, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न कम है। अगर मैं N I V E 2 2 2 N1 I1 V1 और E1, ये मजाक की बात नहीं है, बात को समझना। बहुत क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। सीधा मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दे दूं, कोई मतलब नहीं है यार, 10 सेकंड का काम है। कोई अपने जानकार नहीं है जो अपने को सिलेक्शन फालतू में दे देंगे। तो बात को समझना, नॉलेज होना जरूरी है हर चीज का। अब देखो के का मान सेकेंडरी में क्या है, मैं यहां पर सीधा देखूं टर्नों की संख्या कम है तो के का मान भी कम हो गया। टर्नों की संख्या सेकेंडरी में कम है तो ज्यादा कहां है? N1 में। अब वोल्टेज की बात करूं तो V1 में ज्यादा है, पर N2 में क्या है? कम है। N2 में क्या है? कम है। E2 की बात करूं तो E2 में क्या है? देखो E2 में क्या है? कम है। पर करंट यहां उल्टा हो जाएगा, करंट E2 में ज्यादा है, क्योंकि यहां वोल्टेज की संख्या घटेगी तो करंट का मान क्या होगा? ज्यादा। तो भैया इन दोनों की तुलना कर रहा हूं, बात को समझना नहीं कि तुलना करके आपको बताना चाहता हूं। मैंने यहां पर 1 1 1 लिखा, यहां पर 2 2 2 लिखा। इसका कारण यह था कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन घूमना नहीं चाहिए। देखो यहां पर 1 1 1 लिखा है, तो देखो इधर निशान, इधर निशान, इधर निशान, यहां पर इधर इधर और इधर उल्टा हो गया। तो देखना यहां पर सिर्फ करंट बदलेगा। V1 में वोल्टेज ज्यादा है, E1 ज्यादा है, N1 ज्यादा है। यहां पर देखो 1 1 की बात करूं, यहां पर 1 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखो N1 कम है, I1 ज्यादा, I1 ज्यादा, Y1 ज्यादा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज का मान क्या है? कम। दोबारा एक बार देख ले कि अपना और E I V N इन चीजों को समझना। यहां पर
एन ज्यादा है, ई भी ज्यादा होगा। देखो 2 की बात हो रही है, 2 की बात करें, एन ज्यादा, ई ज्यादा, वी ज्यादा, आई कम। इधर देखो, अगर इधर 2 की बात करें, 2 में सब चीजें कम है, एन कम है, ठीक है, और एन कम है, तो इसका मतलब वोल्टेज और ईएमएफ कम होगी, पर करंट क्या हो गया, बढ़ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो भैया थोड़ा सा आगे कितना आगे है, तो इस चीज को समझे। अब बात करेंगे इसके यूजेस की। तो भैया याद रखना कि जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, कहां कहां यूज किया जाता है। यूजेस की बात करें, थोड़ा सा उत्पादन होता है, उत्पादन में क्या होता है, 11,000 बड़ी। तो भैया क्या 11,000 कोई घर पे भेज दोगे, नहीं भेजते। घर पे आने तक इसकी 3 प्रक्रिया होती है, ठीक है। बात ये होती है, पहले उत्पादन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उत्पन्न क्या होता है, वितरण होता है। तो उत्पन्न के बाद सीधा वितरण नहीं होता, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफॉर्मर, या अपने कह सकते हैं उत्पादन जब हुई 11,000, उसको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। एग्जांपल मान के दिखाता हूं मैं आपको कि किसी भी वोल्टेज 11 को स्टेप अप करना है, मान लो 33 में करना है, 66 में करना है, मान लो 132, 220, 440, 765 केवी, 765 केवी तक भारत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। आपको यहां से इतना समझना, ये मैंने आपको सिर्फ रेशो दिखाए। तो 11 को इन चीजों में बदल के ट्रांसमिशन किया जाता है। और जब अपने क्या होता है, ट्रांसमिशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां पर जो लेंगे वो स्टेप डाउन लेंगे, इसे बोलते हैं वितरण। क्या बोलते हैं, वितरण। और देखो यहां के कनेक्शन और यहां के कनेक्शन में बहुत अंतर है, बात को समझ लेना। जहां पर उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न वोल्टेज है, तो वहां पर डेल्टा स्टार यूज किया जाता है कनेक्शन, यानी कि डेल्टा प्राइमरी, सेकेंडरी स्टार। यहां पर स्टार क्यों किया, इसका कारण है क्योंकि स्टार में क्या है, वोल्टेज होती है √3 होती है, जिसके कारण इंसुलेशन की संख्या, या फिर कह सकते हैं इंसुलेशन भी कम पड़ता है। वो बात सिंपल सी है। अगर मैं वितरण की बात कर रहा हूं, मैंने यहां वितरण लिखा है, तो वितरण में डेल्टा से स्टार होता है, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल मिल जाता है और अपने को आरवाई भी मिल जाता है। चलो ये तो हुई वैसी बात। यहां पर आपको ये यार ना, वितरण हो गया, यहां पर मैं लिख दूं मोबाइल चार्जर हो गया। तो भैया ऐसे उपकरण, लैपटॉप चार्जर हो गया। तो ऐसी चीजें जहां पर वोल्टेज को क्या घटाना। स्टेप अप का एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, आपके घर में टीवी होगी, टेलीविजन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहां किया जाता है। आपके घर में जो चार्जर लगा होता है, चाहे वो लैपटॉप का चाहे फोन का, आपके चार्जर में 230 वोल्ट आती है, पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अगर मैं बात करूं फोन की, तो 5-7 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। साइज भी स्टेप अप स्टेप डाउन का है ना, वो भी डिपेंड करता है, इस चीज को भी थोड़ा समझना। बाकी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज जो अपने बात करने जा रहे हैं इसके आगे, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, कोर शेल बेरी। भैया ये कोर शेल बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कोर शेल बेरी क्यों रखा नाम, क्या है इनकी पहचान। तो ये जो है मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय रास्ते या कंस्ट्रक्शन के आधार पर या बनावट के आधार पर यदि मैं कहूं, तो 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर है। अगर मैं बात करूं कोर में, इसमें मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय रास्ते कितने होंगे, 1, इसमें कितने होंगे, 2, इसमें कितने होंगे, अनेक। अनेक का मतलब ये नहीं लाखों करोड़ों होंगे, बात को समझना, इन दोनों के मुकाबले ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखते हैं बनावट। तो भैया इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने बात सबसे पहले कर ले कोर की। सिंपल ट्रांसफॉर्मर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका पावर ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप होता है, बात को समझना। यहां पर मैंने लिख दिया 2 वाइंडिंग, बात को समझना। यहां पर इस चीज को कोर कहते हैं, पर इस फ्रेम जहां वाइंडिंग की है, इस फ्रेम को देखो, इसके ऊपर वैसे बॉडी भी होती है, उसे योक बोलते हैं। इसके ऊपर एक एंगल लगी होती है चैनल की तरीके से, बात को समझना। उसे क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, योक। इस फ्रेम को अपने बोलते हैं क्या, लिम्ब। लिम्ब या लिम्ट भी बोलते हैं, लिम्ब या लिम्ट। आप बात याद रखना, इसके 2 नाम दिए तब बाकी नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा। अब मान लो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये लिम्ब है। क्या है, लिम्ब। वाइंडिंग किस पे की है, लिम्ब पे। लिम्ब पे कोई करंट नहीं है, सिर्फ क्या है, फ्लक्स। और जो ये लिम्ब है, यानी कि आपको ये समझना है कि इसके लिम्ब के दोनों साइड लिम्ब, देखो ये भी साइड लिम्ब है, ये भी साइड लिम्ब है। भैया बात को समझना, यहां पर कोई सेंटर लिम्ब नहीं है, यहां पर कोई सेंटर लिम्ब नहीं है। तो यहां होगा, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखो दोनों साइड लिम्ब पे वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब 2 चीजें,
लिंकेज और लीकेज। लिंकेज का स्पष्ट मतलब यहां बता दूं, जुड़ाव, युग्मन, मिलान, जुड़ाव, युग्मन, जुड़ने वाला फ्लक्स, प्राइमरी सेकेंडरी कह लो जैसे मर्जी, बात को समझना। यहां पर जो लिंकेज फ्लक्स है, दूरी ज्यादा होने के कारण लिंकेज फ्लक्स जो होगा, ये रहा लिंकेज फ्लक्स कम होगा। लिंकेज फ्लक्स जब कम है और दूरी ज्यादा होने के कारण इसके अंदर जो होगा लीकेज फ्लक्स, शरण, 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 बात को समझना, शरण का मतलब वेस्टेज, वो क्या होगा, ज्यादा। कूलिंग की यदि मैं बात करूं, किसकी, कूलिंग की यदि मैं बात करूं तो भैया कूलिंग, कूलिंग, इस ट्रांसफार्मर की कूलिंग अच्छी होती है। क्या होती है, अच्छी होती है। इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। इन दोनों में इसके मुकाबले कूलिंग अच्छी नहीं होती, पर और बहुत चीजें अच्छी होती है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखो आई एल यू प्रकार की पत्तियां, दो यू जुड़ गए तो ही बढ़ गया, दो एल जुड़ गए तो ही बढ़ गया, आई जुड़ गया तो ही बढ़ गया। तो बात को समझना, ये हुआ आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चाहे पावर ट्रांसफॉर्मर साधारणतः है, आपके एलिमेटर की बात नहीं कर रहा, आपके टीवी के अंदर की जो है उसकी बात नहीं कर रहा, या आपके मोबाइल चार्जर उसकी बात नहीं कर रहा, आपके डेक टीवी वीसीडी वीसीआर की बात नहीं कर रहा। बात को समझना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर किसका, शेल टाइप। एक बात और बता दूं, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में हर लिंब पे वाइंडिंग होगी। मैंने सिंगल फेज बता दिया, कहीं ऐसा रहा हो 3 फेज हो तो आपको पता ना हो, आर वाई बी, हर फेज ये हुआ, ये हुआ, ये होगा कोर टाइप, क्योंकि हर फेज के लिए फ्लक्स का रास्ता एक ही है, हर फेज के लिए फ्लक्स का रास्ता एक है, पर इसके अंदर हर लिंब पे वाइंडिंग होगी। बात को समझना, हर लिंब पे वाइंडिंग होगी। इसमें और इसमें क्या अंतर है वो समझना। अंतर बताऊंगा, बात करूंगा तो अंतर की करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इसके अंदर आप देख सकते हो मुझे किस किस प्रकार की पत्तियों की जरूरत पड़ी है। अगर मैं यहां 2 आई लेता हूं तो 2 आई मेरी भिड़ेंगी, तो इस तरीके से मेरे क्या है, बढ़ सकता है, बढ़ गया, इस तरीके देख लो। बात को समझना, ठीक है। ये तो रटने की बात, यहां पर मैंने बात करनी है मेन टॉपिक की। तो यहां जो वाइंडिंग होगी, बात को समझना, यहां पर एक वाइंडिंग कर दी, और ये क्या हो गया, एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग, बिल्कुल वैसा भी एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग। वहां पर सेंटर लिंब नहीं था, मैंने वहां पढ़ाया इस तरीके से, वहां यहां वाइंडिंग पर सेंटर लिंब नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझना कि यहां पर सेंटर लिंब है। ये आपकी मान लो एक वाइंडिंग, इसे मैं एल टी करार करता हूं, इसे एच टी करार करता हूं, ये आपका सी एल सेंटर लिंब करार करता हूं, ये इसका साइड लिंब करार करता हूं, ये भी साइड लिंब करार करता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो वाइंडिंग है वो कहां होगी, ओनली सेंटर लिंब पे। और सेंटर लिंब 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, किसका 2 गुना होगा, वो आपका होगा साइड लिंब का। यानी अगर 2 ये है 2 ये है तो दुगुना होगा, इस बात को समझना। अगर मैं बात करूं वाइंडिंग की, तो वाइंडिंग कैसे की, वाइंडिंग कैसे की, तो यहां अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, देखो सबसे पहले इंसुलेशन, आई से इंसुलेशन, पत्तियों पे था, पत्तियों पे इंसुलेशन, फिर वाइंडिंग की मैंने। अब जो पहली वाइंडिंग जो कोर के नजदीक होगी, कोर के सबसे नजदीक की, कोर से चिपकी हुई, और कोर पर पहली जो वाइंडिंग होगी हमेशा एल टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एल टी, एल टी वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर एच टी वाइंडिंग। देखो एच टी वाइंडिंग बाहर होगी, एच टी वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन। पहले कोर की पत्तियों पे इंसुलेशन, फिर वाइंडिंग, वाइंडिंग पे इंसुलेशन, फिर वाइंडिंग, वाइंडिंग पे फिर इंसुलेशन। अरे यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने कह दिया, पर बात करूंगा क्यों की। तो भैया अगर यहां पर एल टी, अगर वाइंडिंग जो की है कोर के सबसे नजदीक की है, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि एल टी वाइंडिंग की जगह पर मैं एच टी वाइंडिंग करता हूं, तो इसमें एक लॉसेस है। एक लॉसेस क्या है, एंटी वाइंडिंग तो होती है हल्की, लो टेंशन, वोल्टेज कम, पर भैया एच टी में दबाव तनाव क्या होता है, ज्यादा होता है। और वो क्या होती है, जब हाइट वोल्टेज में जाएगी एचटी में, फैलेगी, फैलेगी, फैलने से क्या होगा, उखड़ती है। किसको उखाड़ देगी, वो बाहर की एलटी को उखाड़ देगी, डैमेज हो सकती है अपनी एलटी वाइंडिंग। दूसरा एचटी के हीट अंदर ज्यादा होती है तो उसके अंदर कूलिंग थोड़ी कम होगी। बात को समझना, बात को समझना। बैरी, बैरी, बैरी की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर शेल की बात कर रहा हूं। कोर के मुकाबले जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसकी कूलिंग अच्छी नहीं होती। यहां पर याद रखना, वाइंडिंग सेंटर लिंब पे होगी, सेंटर लिंब का साइड साइड लिंबों से दुगना होगा,
पहले कोर के साथ जो वाइंडिंग की जाएगी वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, LT, फिर होनी चाहिए HT। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि यहां पर जो वाइंडिंग की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, यहां पर की जाती है सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच, वहां पर कोर में साधारण वाइंडिंग थी, उसका कारण यह था कि वहां पर दोनों लिंबों में वाइंडिंग हो रही है। भैया यहां ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूं मैं, 3 फेज होगा तो इस तरीके से होगा, यहां वाइंडिंग, यहां वाइंडिंग, यहां वाइंडिंग, यानी कि ये साइड लिंब, ये भी साइड लिंब, ये भी साइड लिंब, ये इस तरीके से। बात को समझना, वाइंडिंग हमेशा साइड लिंब पे नहीं सेंट्रल लिंब पे होगी। कहां होगी, सेंट्रल लिंब पे होगी। अब देखो यहां पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें समझना, जल्दी से समझना ये है, इसके अंदर जो फ्लक्स घनत्व होता है 1.7 टेस्ला, स्पीड 1.7 टेस्ला फ्लक्स घनत्व होता है। ठीक है, इसका कारण ये होता है क्योंकि यहां पर दो चीजें होती हैं, कारण दो चीजें होती हैं। अगर मैं एन एल की बात करूं या मैं एन की बात करूं, एन एल टर्न, एन टर्न, एन टर्न, एन टर्न, एल लंबाई, एल लंबाई, तो टर्नों की लंबाई और टर्न। देखो मैं यहां वाइंडिंग करता गया, एक ऐसा समय आया यहां पर वाइंडिंग क्या होगी, टच होनी शुरू होगी ना, तो भैया यहां पर एक घाटा लॉस अपने कह सकते हैं। वो क्या है कि यहां पर टर्नों की जो संख्या है वो कम रखी जाती है और लो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है। सिंपल बात कहूं तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इससे आगे जाऊं तो एलिमेटर, जिसकी ट्रांसफार्मर जो एलिवेटर अपने डेक में, रिसीवर में, अपने फोन के चार्जर में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किट में, सीआरओ में, भाई साहब कौन सा होगा, एलिवेटर ट्रांसफार्मर। एलिवेटर की VA में ली जाती है, रेटिंग VA में होगी ना KVA ना MVA होगी, इसमें VA में छोटे ट्रांस, आप देखना यार कभी खोल के, इस तरीके का आपको दिखेगा। तो देखो टर्नों की संख्या क्या होगी, कम, क्योंकि यहां क्या होगी, शुरू हो जाएगी भिड़ना। अगर मैं बात करूं लंबाई, देखो अगर मैं इस पे लपेटता, मान लो 2 mm का, अगर एक 2 मीटर का टर्न मान लो एग्जांपल, यहां पर 4 का होगा ना दुगुना, तो टर्नों की लंबाई क्या होगी, ज्यादा। टर्नों की लंबाई क्या होगी, ज्यादा। लंबाई ज्यादा होने से मतलब नहीं है टर्नों की संख्या से मतलब है जितनी ज्यादा टर्नों की संख्या होगी उसका अनुपात, समझ गए ना आपके, जो भी थोड़ी देर पहले बताया, ENV वो क्या होगा, ज्यादा। बात को समझना, ये अपना क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। अब क्वेश्चन, अब लाइव तो नहीं आ सकता पर फिर भी क्वेश्चन कह सकता है कोई बंदा, सेंट्रल लिंब पे क्यों की, भैया देखो यांत्रिक मजबूती के लिए सेंट्रल लिंब पे की जाती है। अगर इस वाइंडिंग को मैं यहां करता तो उतनी यांत्रिक मजबूती नहीं होती। यहां अपना क्लियर हो चुका है आज का कौन सा ट्रांसफार्मर, शेल। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सैंडविच वाइंडिंग होती है। कौन सी, सैंडविच। भैया सैंडविच तो खाते होगे, देखा होगा, पहले ब्रेड, फिर मलाई, फिर उसके ऊपर क्या होता है, सैलेड होता है, फिर उसके ऊपर चाउमीन होती है, फिर उसके ऊपर ब्रेड। भैया सैंडविच वाइंडिंग है, बात को समझना। देखो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, छोटी सी आपको समझनी है, इसका उपयोग पहली बात बहुत कम किया जाता है। देखो शैल टाइप में क्या था, लिंकेज फ्लक्स ज्यादा था, लिंकेज क्योंकि एक वाइंडिंग ये रही, एक वाइंडिंग ये रही, तो लीकेज फ्लक्स कम था, पहली वाइंडिंग का फ्लक्स चिपक रहा था दूसरी से। लिंकेज और लीकेज को समझना, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर पहली बात देखो, यहां पर जो कोर की पत्तियां होगी या तो वर्ताकार होगी या अपने कह सकते हैं बेलनाकार, वर्ताकार या बेलनाकार या सिलेंड्रिकल, वर्ताकार, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरीके से होता है। भैया बात को समझना, तो यहां इसके सेंटर में वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कूलिंग अच्छी नहीं होती, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, लिंकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, लिंकेज क्योंकि इसका यहां बैठ जाएगा, इसका यहां। तो बात को समझना, वोल्टेज रेगुलेशन देखो इसकी अच्छी होती है, कोर की इतनी अच्छी नहीं होती। तो बात ये थी अपने कोर शेल वेरी ट्रांसफार्मर की। एक बात याद रखना, ये जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, मान लो अगर मैं कहूं ये अपना शेल है, तो शेल पे ये जो है ना, ये दो चीज खाली चीजें, इन्हें विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंडो। इस पूरे फ्रेम को लिंब कहा जाता है। ये अपनी वाइंडिंग होगी, ये अपना सेंटर लिंब, ये साइड लिंब। बात को समझना, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब यहां पर दो ट्रांसफार्मर और क्लियर कर देता हूं। देखो सिंगल फेज और 3 फेज, भैया मोस्ट इंपोर्टेंट सिंपल से है। सिंगल फेज और 3 फेज क्या है, देखो मान लो आपके सिंगल फेज की बात करें, आपका चार्जर है, टीवी है, रिसीवर है, VCR है,
इलेक्ट्रॉनिक्स किट है, वहां सिंगल फेज यूज होता है। क्या होता है? सिंगल फेज। अगर हमने बात करें ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, या अपने बात करें उत्पादन में लगे हुए ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 फेज। सिंगल फेज के कनेक्शन की कोई टेंशन नहीं होती, फेज और न्यूट्रल होते हैं, पर 3 फेज के कनेक्शन डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार हो ही गया, और स्टार स्टार, इन 4 कनेक्शनों को किया जाता है। ये तो ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, सिंगल फेज और 3 फेज। देखो सिंगल फेज में देखो फेज और न्यूट्रल जो होते हैं, मान लो ये स्टार कनेक्शन है तो यहां पर आर एन, ये वाई मान लो, ये बी मान लो, बी वाई। कहने का मतलब ये हो गया 3 फेज और 1 न्यूट्रल, 3 फेज और 1 न्यूट्रल 3 फेज में मिलेंगे, 3 फेज में 3 फेज, यानी कि 2 प्रणालियां होगी, 3 कला 3 फेज, 3 कला 3 फेज और 3 वायर, यानी कि 3 तार, 3 कला 3 तार या 3 फेज 3 वायर, वो तो हो गया RYB। अगर मैं बात करूं एन की तो भैया 3 कला 4 तार, 3 कला 3 फेज 4 तार, चौथा न्यूट्रल। बात को समझना, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अपने एसी थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे आपको बताऊंगा सिंगल फेज और 3 फेज में क्या वो है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं कि जो इंडोर ट्रांसफॉर्मर और आउटडोर ट्रांसफॉर्मर, तो सिंपल सी बात यही खत्म करता हूं। इंडोर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं कम केवीए के, और ये तो होते हैं एमवीए में। तो भैया आउटडोर ट्रांसफॉर्मर जो किसी छत पे नहीं होंगे, बाहर लगे होंगे, बड़े बड़े जीएसएस, बड़े बड़े सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन में जाके देखना, आपको दिखेंगे पूरा एक एरिया होगा खुला, उसके नीचे ट्रांसफॉर्मर रखे होंगे, यानी कि उसके अंदर कोई छत नहीं होती, वो आउटडोर ट्रांसफॉर्मर जिनकी क्षमता उच्च होती है, कूलिंग मेथड अच्छा होता है। और अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? आपके इंडोर ट्रांसफॉर्मर जो छत के नीचे रखे जाते हैं, एग्जाम्पल फॉर फैक्ट्रियों के अंदर आपने देखा होगा। तो यहां अपना कोर सेल बैरी और ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो अपना अगला जो टाइप है वो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। क्या है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो क्या होता है फिर? इसके अंदर कुछ बातें इसके अंदर परमेबिलिटी, पास टू द फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जाने की जो जितनी, मतलब रजिस्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोध। रजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। इसका उल्टा क्या होता है? चालकता ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करना, धारा को प्रवाह करना, उस गुण को क्या बोलते हैं? चालकता। इस गुण को परमेबिलिटी क्या होती है? चुंबकशीलता, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास होना चाहिए। अपनी जो कोर होगी, बात को समझना। अगर मैं बात करूं कौन से ट्रांसफॉर्मर की, अगर मैं बात करूं आइडियल आदर्श ट्रांसफॉर्मर की, तो भैया उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, दक्षता 100% होती है, लॉसेस जीरो होते हैं। उनकी जो कॉइल है प्योर इंडक्टिव होनी चाहिए, प्योर इंडक्टिव प्रेरक की है, यानी कि प्योर होनी चाहिए। उसके अंदर आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब आर की वैल्यू 0 है तो I² R बराबर कॉपर लॉस क्या होंगे? 0 होंगे। बात को समझना। एस यानी कि फ्लक्स के रास्ते में रुकावट भैया 0 होनी चाहिए। जब ये सब चीजें 0 होगी ना, कौन सी? रेजिस्टेंस 0 होगा और इसके अंदर लॉसेस 0 होंगे, तब दक्षता क्या होगी? 100%। ऐसा ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब मान लो जो कोर बनाई है, कोर में रिलक्टेंस 0 होनी चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, इसकी दक्षता उच्च होती है, लॉसेस इसमें कोई नहीं होता है। तो यहां पर 4-5 चीजें आपको समझनी है। देखो आदर्श ट्रांसफॉर्मर, परमेबिलिटी चुंबकशीलता अनंत, एस रिलक्टेंस 0, आर रेजिस्टेंस 0, एन दक्षता 100%, एल लॉसेस 0। और इसमें क्या होगा? इसमें आपको यह समझना, आपकी प्योर इंडक्टिव होनी चाहिए। क्या? सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग प्योर इंडक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या है? 0। तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर है। हालांकि ऐसा ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, पर इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आज के लिए इतने, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।